चौधरी साहब, आज बड़ा कन्वेंशन आपका यहाँ पर था जिसमें कहेंगे कि सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर शिरकत की। पहला कन्वेंशन था, इलेक्शन आने वाले हैं, इस हवाले से बताएं। देखिए, इलेक्शन का तो बिगल बज चुका है। 20 तारीख को नॉर्थ कश्मीर में हमें वोट भी डालने हैं। 20 मई को करीबन 1 महीना रह गया है। तो हमने तो अब अपनी जो मुहिम है ना इलेक्शन के लिए, वो तो शुरू की है 1 हफ्ते से। तो आज यहाँ पर हमने रखा था पार्टी के जो लोग हैं जो वाबस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, हमारा कॉन्फ्रेंस, उनके साथ बात करनी थी, उनको डायरेक्शंस देनी थी, उनका फीडबैक लेना था। इसीलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई थी, कन्वेंशन किया था। चौधरी साहब, सजाद हर हमेशा अपने स्पीच में ये कह रहे हैं कि कश्मीर में जितने लोग यहाँ पे मर गए हैं उसका जिम्मेदार नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि देखिए, सजाद लोन साहब क्या बोलते हैं, बंदूक किसने उठाया? बंदूक हमने तो नहीं उठाया, बंदूक तो सजाद लोन साहब ने उठाया ना। अलबरा किनकी पार्टी थी और जो ज़िले कुपवारा में बड़ी शदमत से काम करती थी उस वक्त। ये उन्होंने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं मरवाया, उन्होंने पहले जब वो आए तो पहले उन्होंने टर्फ वार किया अपने लोगों के साथ, जो मुजाहिदीन दूसरे लोग थे उनके नज़र में, हिजबुल मुजाहिदीन से और KLF वगैरह जो थे उनके साथ पहले उन्होंने शुरू किया उन पर। वो चाहते थे उस वक्त भी कि हमें सुपरमेसी यहाँ पर हासिल हो ज़िला कुपवारा में। और उसके बाद आप तो पता ही है कितने लोग मर गए। यहाँ अनगिनत लोग हैं जिनमें कितने लोगों का नाम बताओ। ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक सेक्रेटरीज जो यहाँ पर थे हमारे तंजीम के, उनको मारा, वो भी बताएं उनका कौन मार गया। अभी अगर जहाँ तक 87 का इलेक्शन का ताल्लुक है, देखिए 87 का जो इलेक्शन था उस वक्त लोगों ने जो वोट डाले, कोई 87 में मैशू वोटिंग हो गई। करीबन 75% लोगों ने उस वक्त पोल में शिरकत की थ्रू आउट द स्टेट। हमने जो मतलब कैंडिडेट्स उठाए थे 40 सीटें हमने उस वक्त ले ली, और कांग्रेस ने भी कोई 20 सीटें उस वक्त ले ली, लेकिन अपोजिशन ने भी उस वक्त काफ़ी सीटें ले ली उस इलेक्शन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिनकी अलायंस उस वक्त 53% टोटल जो पॉपुलर वोट उस वक्त पड़ा है, 53% वोट हमने लिया है उस वक्त। तो जो मुखालिफ लोग जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी सीटें ले ली, लेकिन उनका परसेंटेज जो वोट था उस वक्त तो वो तो बहुत कम था। अब उन्होंने ये हवा खड़ा किया है 87 में रीग इलेक्शन। अगर रीग इलेक्शन हुआ तो फिर कितने लोगों ने हाई कोर्ट में गए। एक इदारा है जहाँ पर लोग एक मतलब अपनी अर्जदाश्त पेश कर सकते, हमारे साथ नाइंसाफ कितने लोगों ने उस वक्त हाई कोर्ट में गए और पिटीशन फाइल की? कोई नहीं गया उस वक्त। लगातार 2014 में इलेक्शन में आए तब उन्होंने कहा कि हम वोट फॉर चेंज, आप बोल रहे कि डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। वही है ना, ये तो सिर्फ नाराबाजी है, जुमलाबाजी है, इसको बोलता है जुमलाबाजी। अब उस वक्त भी उसने कहा कि वोट फॉर चेंज, कौन सी चेंज उसने की? हाँ, ये चेंज उसने की कि वो उनका एजेंट बन गया, दिल्ली वालों का एजेंट बन गया। अब ये जो डिग्नी की, क्या डिग्नी की बात करेगा वो? क्या बात कर सकता है? जो उनका पला हुआ है, जो उनके पैसों पर लोग पलते हैं, वो क्या डिग्नी की बात करेंगे? उनको तो कश्मीरी कौम को गुलाम बनाना है। उनका तो यही ये जो चेंज की ये बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी हो गए। जिस वक्त हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई, जिस वक्त हमारे ये मतलब 35A ख़त्म हो गया, हमारे रोज़गार ख़त्म हो गया, हमारी नौकरियां ख़त्म हो गई, हमारी ज़मीनें हमसे छीन गई, अब रह गया है कि जो वो कहता है कि डिग्री के लिए बातें कर रहे हैं। सब अगर बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत ही देर कैंडिडेट यहाँ पर खड़ा किया नॉर्थ कश्मीर में, तो क्या लगा आपको कि क्या आपको डर था यहाँ पर बाकी हरीफों से कि आपने उमर अब्दुल्ला साहब को यहाँ पर खड़ा किया नॉर्थ कश्मीर? नहीं, देखिए, पार्लियामेंट अभी जिस वक्त कैंडिडेट हमने नॉमिनेट किया उसके बाद नोटिफिकेशन आ गई, और अभी भी 1 महीना है पार्लियामेंट इलेक्शन में कैंडिडेट को जो भी कैंडिडेट उनको वोटिंग के लिए 1 महीना अभी है, अभी कौन सा देर हो गया। अलबत्ता जो सजाद ने किया वो दिल्ली वालों का एक मुंह फेल करना चाहता था। दिल्ली वाले किसी और को खड़ा उठाना चाहते थे नॉर्थ कश्मीर में, और उसमें वो सजाद साहब की पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी, इन सबों को एक साथ मतलब लाना चाहते थे ताकि वो आदमी वहाँ पर पार्लियामेंट में जाए। लेकिन इसने सोचा कि वो कैसे मैं फेल करूँ, खुद खड़ा हो गया, कहा कि मैं
अब ये मतलब हमसे पहले इसने यहाँ पर कैंपेन शुरू की, क्योंकि हमारा कैंडिडेट तो अनाउंस नहीं हुआ था। हमारा कैंडिडेट अभी हो गया अनाउंस, अभी 2-3 दिन ही हो गए ना। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हर एक यूनिट मुतहरिक हो गया है, वर्कर मुतहरिक हो गए, या नौजवान मुतहरिक हो गए हैं, और हमारी जो महिला विंग वो मुतहरिक हो गए। इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत से हम अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे। लगातार टारगेट कर रहे हैं यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस दूसरी तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब। तो इस बीच जो है बीजेपी कह रही है कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है हमारी टीम नहीं है, बाकी सारे लोग जितने भी इलेक्शन ग्राउंड में है वो हमारी टीम है। क्योंकि वो तो सही बात है ना, वो सही कहते हैं। वो उन्होंने अभी अमित शाह ने कहा कि हमें अभी जल्दी नहीं है कमल का फूल खिलाने के लिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उनको पता ही नहीं ये उन्हीं के पार्टी हैं। आपने नहीं सुना एक पार्टी के लीडर ने अभी कल ही क्या कहा मुझे फख्र है कि मैं मोदी साहब की पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ। और ये भी तो यही है, इसने तो ये तो उससे भी आगे गया। इसने कहा मेरा बड़ा भाई मोदी साहब है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। ये पार्टी ही उनकी है। यहाँ पर जो भी पार्टी है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसको लोगों की भरपूर हिमायत हमेशा रही है, आज भी है और इंशाल्लाह ताला आगे भी रहे, क्योंकि हमने लोगों के हुकूक का कभी सौदा नहीं किया है। हमने यहाँ की ज़मीनें बचाई, हमने यहाँ का तशक्कुस बचाया, हमने यहाँ पर नौकरियाँ बचाई। जिस वक्त 370 को कोई खतरा नहीं था, लास्ट इलेक्शन की बात करूंगा 2014 में, हम उस वक्त भी कहते थे कि हम 370 की रखवाली करेंगे। हमारे मुखालिफ में ये कहते थे 370 किसने ले लिया, तो आप ये बार बार कहते हैं कि 370 की हम रखवाली करेंगे। लेकिन जब 2014 में कोई और सरकार यहाँ पर आ गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं आई, लोगों ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम अभी रेस्ट दे देंगे दूसरे पार्टी को, 370 हट गया। ये तो उनका कारनामा था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जब तक थी हमने इसकी रखवाली की पिछले करीबन 80-90 साल। और हमारे टाइम में कोई मतलब ये नहीं कह सकता है कि नेशनल ये 370 को कुछ मतलब कोई उसमें कोई कमजोरी या कुछ आई थी। चौधरी साहब, आप हमेशा बोलते हैं कि आपका इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन आप रिसेंटली आपके उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर वाजपेयी आज उसके साथ काम करते, तब की बीजेपी और आज की बीजेपी में। देखिए, मैं आपको बताऊंगा, एक गलत फहमी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बीजेपी से पहले कांग्रेस की हुकूमत थी। जिस वक्त यूपीए उस वक्त ख़त्म हो गया वोटों के ज़रिए, उस वक्त वाजपेयी सरकार बन गई। 98 की मैं बात करूँगा, और वो सिर्फ 11 दिन चली वो हुकूमत वाजपेयी सरकार की। उस वक्त मोहतरम साहिबुद्दीन सोज जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर थे, उसने वोट डाला बीजेपी के खिलाफ, और वाजपेयी सरकार उस वक्त गिर गई। ये 98 की बात है। फिर 99 में भी जब बीजेपी की सरकार बन गई, वाजपेयी साहब की सरकार बन गई, उस वक्त उसका इतिहाद था AIDMK जयललिता की जो पार्टी थी उनके साथ। जयललिता को काफ़ी करप्शन केसेस थे। उसने वाजपेयी को कहा कि ये केसेस ख़त्म करो, लेकिन वाजपेयी ही वाज द मैन ऑफ पीपल। वो एक अच्छे डेमोक्रेट थे, उनको जमहूरियत पर उनका यकीन था। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं ये कर सकता, मैं कोई केस नहीं वापस ले सकता हूँ आपके खिलाफ। और वाजपेयी उस वक्त AIDMK ने अपना सपोर्ट वापस लिया। उस वक्त दूसरी बार गिर गई ये। फिर तीसरी बार जब सरकार नहीं बन रही थी, उस वक्त एक पॉलिटिकल अलायंस बन गया। पॉलिटिकल अलायंस ये नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हमारी सरकार उस वक्त भी थी, हमें कोई मजबूरी नहीं थी हाथ मिलाने के किसी के साथ। एक पॉलिटिकल अलायंस बन गया, उसमें बहुत सारी पार्टियां थी, 28 पार्टीज जो हिंदुस्तान की थी। उसमें LJP भी था, इसमें शरद पवार की भी पार्टी भी थी, इसमें AIDMK पार्टी थी, इसमें तेलुगु देशम का वो लीडर भी था। काफ़ी सारी पार्टियां थी, करीबन 27-28 पार्टियां थी। वो एक नेशनल अलायंस उस वक्त बन गया। तो ये हमने उस वक्त हुकूमत बनाने की असेंबली के लिए उनके साथ नहीं किया, हमारी सरकार ऑलरेडी यहाँ पर थी। लेकिन हिंदुस्तान में एक हुकूमत बनाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस वक्त उनको सपोर्ट बन गया, और एक अलायंस की सरकार, वो बीजेपी की सरकार नहीं थी। हम उनके राम कारम पर नहीं थे। लेकिन वाजपेयी जो थे एक डेमोक्रेट थे। आप मुझे बताइए, जो उस वक्त उन्होंने यहाँ पर फैसले किए, वो हमेशा कहते थे जमहूरियत, इंसानियत की बात वो करते थे। क्या वो यहाँ से पाकिस्तान नहीं गए? उधर लाहौर किला के सामने उसने नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान को सिद्ध के दिल से तस्लीम करता हूँ, पाकिस्तान एक मुल्क है, हम चाहते हैं कि ये फले फूले।
اور यहाँ पर जो इंसर्जेंसी शुरू हुई थी, क्या उन्होंने सारे मिलिटेंट लीडर्स को दिल्ली में नहीं बुलाया, फिर उनको पाकिस्तान नहीं भेजा, फिर यहाँ पर आर पार की बॉर्डर्स नहीं खोल दिए, फिर उन्होंने यहाँ पर क्या चीज़ कल्चरल जो लोग थे उधर से यहाँ पर आए, यहाँ के उधर गए, एक सिलसिला उन्होंने यहाँ पर जोड़ा। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के मामला जो है इसको ये हल होना चाहिए, हमेशा क्या एक सेकंड लास्ट में हल होना चाहिए। तो लेकिन बदकिस्मती से फिर वो नहीं रहे। अब ये जो दूसरी सरकार आ गई है, ये आपको पता है कि इनके उनका माइंडसेट क्या है, तो उन्होंने कैसे अपने ये शुरू की है वीज़ा विद कश्मीर, उनकी क्या पॉलिसी है, यही 370 ख़त्म करना, ये 35 ख़त्म करना, यहाँ दहशत का माहौल, हज़ारों लोग यहाँ पर इस वक्त जेलों में हैं, हमारे नौकरियाँ भी ख़त्म, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म किया है। और जिस वक्त 370 ख़त्म है, एक साल के लिए तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, जो ट्रेड यूनियन लीडर्स थे, जो बात करने की अहलियत कुछ रखते, उनको जेल में क्या। इसीलिए उमर साहब कहता है कि वो ज़माना जो था उस वक्त ये नहीं था। उस वक्त वो चाहते थे कि लोगों के साथ मिलके इनके मामला जो हैं वो हर हमेशा के लिए ये मतलब बातचीत से क्या, लेकिन इन्होंने जो ये तरीका अपनाया क्या, इसी वजह पर उमर साहब ने कहा कि मैं 100 बार उसके साथ काम करने के लिए था बनिस्बत इस सरकार के साथ। जहाँ पे नई जीएमसी तामीर हो रही है, वहाँ पे लाखों करोड़ रुपए ज़ाया हो रहे हैं कि लास्ट टाइम पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था, वहाँ पे तकरीबन 5 से 10 फुट वो पानी के अंदर उनकी मशीनरी पूरा, आपको नहीं लगा गवर्नमेंट खजाने से पैसे आ रहे हैं वहाँ से ज़ाया हो रहे हैं? जी आ रहे हैं, लेकिन देखिए सरकार हमारी सरकार तो इस वक्त नहीं है, ये तो उनको देखना चाहिए था इंजीनियरों को उस वक्त। ये है फ्लड प्रोन एरिया जहाँ पर वो है, इसमें डेफिनेटली कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट के पास वसाइल होते हैं, पानी को कैसे निकास करना है, पानी को कैसे डाइवर्ट करना है, और इसको इस स्ट्रक्चर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो सरकार का काम है। उमर साहब कल पार्लियामेंट में जा सकते हैं, वहाँ पे क्या ये चेंज हो सकता है? वहाँ पे ये अभी काबिल वक्त है। उमर साहब तो कभी गए नहीं उधर, उन्होंने देखा नहीं क्या हाल है। तो जब इंशाल्लाह ताला पार्लियामेंट जाएगी, हमारी सरकार बनेगी, इंशाल्लाह ताला बनेगी इलेक्शन के बाद, तो उस वक्त देखा जाएगा कि क्या करना चाहिए। साहब आपके हरीफ ये भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर इक़्तिदार में बहुत सारे कत्ल हुए यहाँ पर नौजवानों के, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो तो खुद जिम्मेदार है। बुद्ध, मैंने पहले ही कहा ना, बुद्ध किसने उठाया? मैं नाम ले लूँ, कितने लोगों का मैं नाम ले लूँ? मैं आप ही के इलाके की बात करूँ जहाँ से आप है। क्या ख्वाजा गुलाम मोहम्मद साहब जो बुजुर्ग थे, जिसके पास लोग जाते थे तावीज़ हासिल कर, क्या उसको नहीं मारा? क्या सैफुद्दीन खान जो हमारा एक बहुत ही अच्छा बेबाक आदमी था उस इलाके में, क्या उसको नहीं मारा? क्या बशीर अहमद राजपोरा का जो था उसको खिक्शी में नहीं मारा? क्या या अब्दुल गफार साहब इधर बदरकल के जो है, क्या उनको नहीं मारा? ये तो आपके इलाके के हैं, ये भी बताएं इनका कौन गया है? रिसेंट ईयर्स की बात करें, जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, उस बीच कई सारे नौजवान की हलाकतें हुई, जहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में था, पीडीपी भी इक़्तिदार में था, उस समय जो कत्लगार। देखिए उसमें देखना चाहिए सजाद लोन का ही इंटरव्यू, जो उसने इंटरव्यू नहीं, जो असेंबली में उसने स्टेटमेंट दिया है। जब उसको यही बात कही गई, उसने कहा सरकार को देखना होता है लॉ एंड ऑर्डर को कैसे बरकरार रखें, तो इसके लिए हमें ये काम करना पड़ता है। हाँ, अगर कहीं पर मतलब कुछ हुआ होगा, कोई ज़्यादती हुई होगी, उमर साहब ने ही इज़ ऑन रिकॉर्ड, उसने माफ़ी मांगी है। उसने कहा कि अगर कहीं पर हुआ है तो उसके लिए उसने ऑलरेडी कहा है। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि मतलब ये लोग इस काबिल हैं कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ताना जाए, क्योंकि बंदूक इन लोगों ने लाया, लोगों को इन्होंने मारवाया। मुझे जलाए वतन होना पड़ा 6 साल जब मेरे इस घर में 45 मिलिटेंट आ गए, हमें एक कमरे में बंद किया, कहा हम आग लगा देंगे इस वक्त, फिर हम रात के 2 बजे यहाँ से निकले। ये किन लोगों ने किया? हम जलाए वतनी में 6 साल थे, किन्होंने किया? इन्होंने करवाया। ये क्या बोलते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये किया वो किया? ये अपनी जो इन पर जो इन्होंने खुद किया है उसका ये ताना हमें देते हैं। लेकिन लोग फैसला करने वाले इंशाल्लाह ताला इसी इलेक्शन में करेंगे।